सभी स्टूडेंट को जय हिंद और मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं जिस आधार पे आपके पेपर हुआ था, अब अभी 23, 24, 25 को उसके आधार पर नए क्वेश्चन बनने वाले हैं और 30, 31 को आपका पेपर है। तो हिंदी के टॉप और बेहतर क्वेश्चनों के साथ में इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी मित्र एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है वहाँ से जो पेपर में बने हैं वहाँ से ही उठाए गए क्वेश्चन है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या फिर कर नहीं पाते, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आया है जो 30 और 31 के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा मेरे दोस्त। तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलो देखो आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो अब इसमें हम कौन सा आएंगे? आ, ई, उ और ओ। आखिरकार हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम सभी कहेंगे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनि होती है वो कितने प्रकार की होती है? बताओ। अगर ऐसे सब क्वेश्चन आपके सामने आ गए, आपने तो पहले कभी देखी नहीं है, क्योंकि आप तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगे हुए हो और इधर छोटे छोटे पूछ लिए और आपको छोड़कर आना पड़ गया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़े। तो 2, 4, 8 और 10, बताओ आपका उत्तर क्या है? सारे स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब मात्रा से आपसे पूछा गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो आपको पता भी नहीं है और क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, आप छोड़ के आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस क्लास को देख ले, 15 मिनट की क्लास को, जहाँ से आपके स्वर क्लियर हो जाए, पूरी तरह से बेसिक पूरा क्लियर कर देंगे। तो 2, 3, 7 और 9, 4 बार देखिए इस क्लास को, पूरा एक साथ में याद कर लें। थोड़ा सा गौर करके देखिए, ऑप्शन नंबर बी 3 उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होते हैं। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे आप चलोगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उनका जो मेल हो जाता है, हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो आप क्या कहोगे यहाँ से? यहाँ से बताओगे मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी यानी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देंगे ई, च, छ, ज और ज। यदि आप उच्चारण किससे होता है? इन शब्द को हम बोलेंगे आखिर कहाँ से बोलेंगे? जैसे कि आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा कि ऐसे शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं वो कौन से स्थान से निकलते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे तालव्य से। तालव्य का मतलब होगा यहाँ से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तो बेसिक आपका अगर कमजोर रहा ना तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन छोड़ के आओगे क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़े, क्योंकि पेपर से पहले, आने से पहले हम वो चीज़ बारीकी से क्लियर करेंगे जहाँ से हमारे पेपर में हमको देखने को मिल सकता है। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी व्यंजन का सहारा लेना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सहायक, ठीक है, सहायक यानी किसी की मदद लेना। ठीक है, तो सहायक यानी किसी की मदद लेना, तो इसे हम संज्ञा कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या विसर्ग कहेंगे, ये आपको बताना है। तो मेरे स्टूडेंट, जो भी स्वर यानी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? आपसे पूछा है कि इसमें दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसे आप दीर्घ स्वर नहीं कह सकते। अब हम किसको नहीं कह सकते, उसके लिए हमें पूरा देखना पड़ेगा, या इस क्लास को पूरी देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो हम इसमें से बड़ी ई को हम नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से अंत स्व व्यंजन कौन सा है, यह आपको बताना है। व्यंजन के बारे में पूछा है, तो यहाँ से ग, ज, व और स बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं किस किस मित्र का उत्तर एकदम सही और सही आ रहा है, यहाँ से जल्दी से बता दें।
तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ा रहा है, इस क्लास को पूरा देखा है, वो कहेगा सर वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं, लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो हिंदी भाषा के अंदर आपसे लिपियाँ पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 52 लिपियाँ हैं। लिपियाँ कितनी है, 52 लिपियाँ हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन कौन से है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला के अंदर बताना है आपको। तो आप क्या कहोगे, श श श ह, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, त थ द ट ठ ड ढ, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जो मित्र जाता है, वो स्टूडेंट जाता है, वो बहुत महान होता है, क्योंकि उत्तर तो ए में ही छुपा है, डी की ओर हमें जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने पढ़ लिया है तो उसमें आते ही हम बता देंगे कि कौन कौन से आ रहे हैं, अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम कहाँ से बता पाएंगे। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, य र ल व कौन सा व्यंजन कहते हैं, आप बताओ। य है, र है, ल है, व है, आखिरकार ये कौन से व्यंजन है, ये आपसे पूछ रहा है। स्पर्श व्यंजन, अंत स्वर व्यंजन, या ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। बताओ सारे स्टूडेंट, यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से बताएंगे सभी उत्तर यहाँ से। तो आप सभी कहोगे कि सर जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने आपका क्लियर किया था, ह, ल, म और ज, यानी ऊष्म व्यंजन हमें पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे। तो सारे स्टूडेंट कहोगे सर हम ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, ह हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, जब एक ही ध्वनि का तित हो जाए तब क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तिप्त तो क्या कहोगे आप, यहाँ से भगाओ, बताओ जल्दी से। संयुक्त ध्वनियाँ क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, युमक ध्वनियाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप बिल्कुल कहोगे सर कि यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ो, अनुस्वार किसका कार्य करता है, ये आपको बताना है, किसका कार्य करता है अनुस्वार। अब क्या कहेंगे, विसर्ग का करता है, चंद बिंदु का करता है, पंचम वर्ण का करता है, या फिर स्वर का करता है। आखिरकार किसका कार्य करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब बताओ सारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सभी ने सोच लिया उत्तर, चलो कॉपी में लिख लिया है, पंच वर्ण का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। आगे बढ़ो, ए और ए वर्ण का क्या कहलाता है, वर्ण क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, या कंठ तालव्य, आखिरकार ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट बता रहे हैं क्या, इसमें अपना उत्तर क्या है, जल्दी से बता रहे सारे स्टूडेंट कि अभी तक नहीं बता पा रहे हो। तो आप कहोगे सर ओष्ठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन के लिए वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, बताओ। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, हम वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कहते हैं। आगे बढ़ो, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों या जीभ उठाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिसका उच्चारण क्या है, ऊपर से दांतों पर या जीभ उठाने से होता है, तो क्या कहते हैं, जीभ लगाने से होता है, उठाने से नहीं, जीभ लगाने से। जैसे जीभ उठेगी, लगी, जीभ टच हो रही है, उससे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दंत्य, उसे हम क्या कहेंगे, दंत्य, नासिकीय, मूर्धन्य, अनुस्वार। तो हाँ, आप क्या कहोगे सभी, दंत्य, दंत्य, ऑप्शन नंबर ए पर आप सभी सही रहोगे। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर,
किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? आशय है किस शब्द से है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लेके आना। उपयोग, अनुपयोग, यहाँ से प्रयोग, सदुपयोग। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यानी प्रयोग पे गया है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है? स्वर और व्यंजन संबंधित कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा शब्द कौन सा है? आपको बताना है। तो यहां से क्या कहोगे? ओजस्वी, ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट सही दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो 20 पर। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? यह आपको बताना है कि जो शब्द होते हैं, आपको पता है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर बने शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि उस प्रत्यय को आप क्या कहोगे। आगे बढ़ेंगे। अगर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यह आपसे कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, समास डिंगू समास या फिर तत्पुरुष समास। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आगे बढ़ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अवकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, क्या कहेंगे? सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? यह आपको बताना है कि जिस प्रकार संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो कौन सी क्रिया होती है? तो आप सभी कहोगे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दो तो आप छोड़ ही दीजिए, तो आपके दो में से ही उत्तर होगा। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ से जो उत्तर है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संबंधवाची है? तो आप क्या कहोगे? संबंधवाची शब्द के बारे में पूछा है। देव, देवी, देवीय या देवता। आपका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जो भी मित्र देवी यानी सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। तो बताओ इसका उत्तर क्या है? क्रिया में जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आप कहोगे काल। काल का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कल मिलेंगे इसी समय एक और नई क्लास के साथ। तो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।